हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भाविस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में कि आखिर ये समांतर श्रेणी होती क्या है, इस समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है और भी बहुत कुछ हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखिए, जो आपकी समांतर श्रेणी होती है उसको यदि आपको समझना है तो मैं एक बहुत ही सिंपल श्रेणी लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, बेसिकली आपकी एक श्रेणी है। अब आपको बताना है क्या ये एक समांतर श्रेणी है या ऐसी नॉर्मल श्रेणी है। तो याद रखना, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तब होती है जब दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है। जैसे 2 और 1 के बीच का अंतर कितना है? 1। 3 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 1। 4 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 1। 5 और 4 के बीच का अंतर कितना है? 1। 6 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 1। मतलब ये वाली श्रेणी में जो दो अंकों के बीच का जो अंतर है वो कैसा है? समान है। कैसा है? समान है। मतलब ये जो आपकी श्रेणी दी हुई है ये कैसी श्रेणी? आपकी समांतर श्रेणी है। हाँ, अब मैं और एक श्रेणी लिखता हूँ इसी। 3 6 9 12 15 21 24। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये समांतर श्रेणी है या ऐसे नॉर्मल श्रेणी है? आपका आंसर होगा ये भी समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि दो अंकों के बीच का अंतर जो है वो कितना है? सेम है। दो अंकों के बीच का अंतर सेम है। दो अंकों के बीच का अंतर सेम है। दो अंकों के बीच का अंतर सेम है। बात समझ में आ रही? अब और एक श्रेणी लिख रहा हूं मैं। -1 -3 4 5 6। क्या ये जो आपको श्रेणी दी हुई है क्या ये एक समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है? आपको ये बताना है। उसके लिए क्या कीजिए, बहुत सिंपल है, दो अंकों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। हाँ, -3 और -1 के बीच का अंतर कितना है? -2 है -2। आप करके देख सकते हो। -3 -1 तो -3 + 1 बराबर -2 -2 आ रहा है। अब 4 और -3 के बीच का अंतर देखिए कितना आ रहा है? 7। 4 और 5 के बीच का अंतर 1। 5 और 6 के बीच का अंतर 1, या 6 और 5 के बीच, या 5 और 4 के बीच का बात वही होती है ना। तो इस दी हुई श्रेणी में जो आपके कितनी श्रेणी लिए? 3 लिए। 1 2 3। तो जो पहली और दूसरी श्रेणी थे उनमें तो दोनों अंकों का जो अंतर निकाल रहे थे, हम दोनों अंकों के बीच का जो अंतर निकाल रहे थे वो कैसे निकल रहा था? आपका बेसिकली सेम निकल रहा था। लेकिन जो हमने तीसरे नंबर पे जो श्रेणी लिखी है उसमें दो अंकों के बीच का अंतर पहले कुछ और है, बाद में कुछ और है, बाद में कुछ और है, बाद में कुछ और है। मतलब ये जो तीसरी दी हुई है श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी किन्हें कहेंगे? समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिनमें दो अंकों के बीच का अंतर कैसा होता है? सेम होता है। और ये जो दो अंकों के बीच का अंतर है, जैसे कि यदि मैं बात करूं इस श्रेणी में, ये वाली श्रेणी को मिटा देता हूं मैं। इस श्रेणी में ये जो है दो अंक है, 6 और 3, या 9 और 6, या 12 और 9, इनके बीच का जो अंतर है वो बेसिकली कितना निकला? 3। और इसी 3 को क्या कहते हैं हम? सार्वंतर। क्या कहते हैं? बेसिकली सार्वंतर। मतलब यदि दो अंकों के बीच का अंतर मतलब सार्वंतर, क्या सार्वंतर समान है तो उस श्रेणी को क्या कहेंगे? बेसिकली समांतर श्रेणी कहेंगे। हाँ, अब जो बुक्स में जो डेफिनेशन दी जाती है उसको भी मैं आपको लिंक करके बताता हूँ। हाँ, देखिए, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद, चाहे वो, यदि हम इस श्रेणी की बात करें तो प्रत्येक पद मतलब 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। हाँ, अभी तो हम 9 की बात कर रहे थे। 12 भी हमें कब प्राप्त होगा? 12 भी हमें तब प्राप्त होगा जब हम पूर्व पद में मतलब 9 में एक निश्चित संख्या को जोड़ देंगे।
15 भी हमें तब प्राप्त होगा जब हम पूर्व संख्या में मतलब 12 में एक निश्चित संख्या को जोड़ देंगे। तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। तो बात समझ में आई? समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसका जो प्रत्येक पद होता है अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। बिल्कुल। और सार्वंतर मतलब समांतर श्रेणी के किन्हीं दो अंकों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। बात समझ में आई? अब बात आती है कि प्रथम पद क्या होता है। अब ऐसी बात है, ये वाली जो श्रेणी है इसका पहला पद मुझे बता सकते हो? बिल्कुल। क्या है पहला पद? आपका आंसर होगा 3। जी हाँ, तो इस 3 को क्या कहते हैं? बेसिकली आपका प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और इसे ए से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। या तो इसे ए लिख सकते हो या आप क्या लिख सकते हो? A1 लिख सकते हो। बात वही है। हाँ, तो यदि मैं इस श्रेणी के प्रथम पद की बात करूं तो A1 मतलब पहला पद, वो कितना हो गया? 3 हो गया। इसे हम A भी लिखते हैं। हाँ, यदि मैं A2 की बात करूं, A2 का मतलब होता है दूसरा पद। दूसरा पद क्या है? 6। यदि मैं A3 की बात करूं, A3 मतलब तीसरा पद जो कि इतना है 9। यदि मैं चौथे पद की बात करूं मतलब A4 कितना है? 12। यदि मैं पांचवें पद की बात करूं तो वो कितना है? बेसिकली 15 है। कितना है? बेसिकली आपका 15 है। बात समझ में आई कि समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रथम पद क्या होता है, बेसिकली सार्वंतर क्या होता है। आपको श्रेणी किसी भी प्रकार की दी जा सकती है, आपको बस उस श्रेणी को पहचानना है कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कुछ मत कीजिए, आपको बस क्या करना है? सार्वंतर निकालना है। यदि सार्वंतर का मान समान आ रहा है, सार्वंतर मतलब दो अंकों के बीच का अंतर, यदि वो सेम आ रहा है इसका मतलब क्या होगा? वो श्रेणी समांतर श्रेणी है। और यदि सार्वंतर समान नहीं आ रहा है मतलब वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। सार्वंतर को सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। और डी का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली क्या होता है? A2 माइनस A1 या A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दो संख्याओं के बीच का अंतर, या तो हम 9 में से 6 को माइनस करेंगे, या 6 में से 3 को, या 12 में से 9 को, या 15 में से 12 को। यदि मैं बात करूं A4 क्या है हमारा? 12, तो A4 की जगह 12 रख दो, माइनस A3 क्या है हमारा? 9। बेसिकली सार्वंतर कितना आएगा? 3। तो बात समझ में आ रही है कि बेसिकली सार्वंतर का सूत्र आप एक प्रकार से बोल सकते हैं A4 माइनस A3 या A2 माइनस A1। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दो अंकों के बीच का अंतर, और दो अंकों के बीच का अंतर भी कैसे? बाद की संख्या में से पहले की संख्या को माइनस करके। यदि यहाँ पर मुझे 6 और 9 के बीच का सार्वंतर देखना है तो कैसे देखेंगे? 9 में से 6 को माइनस करेंगे, हाँ, बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को। इसलिए जब भी हम सार्वंतर निकालते हैं तो बाद वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को माइनस करते हैं। बात समझ में आ रही? किस प्रकार से आपका सार्वंतर निकाला जाता है और बेसिकली समांतर श्रेणी होती क्या है। हाँ, अब देखिए और थोड़ी इंटरेस्टिंग बात, यदि मैं बात करूं कि समांतर श्रेणी का यदि आपको व्यापक रूप लिखना है, क्या लिखना है? व्यापक रूप लिखना है, तब कैसे लिखोगे? हाँ, देखिए अब हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के बारे में। देखिए, समांतर श्रेणी के व्यापक रूप को समझाने के लिए मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूं। ओके, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। क्या बताइए, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यदि हम सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं? बाद की संख्या में से पहली संख्या को माइनस करते। 5 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2। 7 में से 5 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2। 9 में से 7 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, सभी संख्याओं का सार्वंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। मतलब ये आपकी एक समांतर श्रेणी है। अब इस समांतर श्रेणी की सहायता से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप व्यापक रूप को जान सकते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है? 3 है 3। तो सबसे पहले वही आया है।
उसके बाद समांतर श्रेणी में हुआ क्या है, अगला पद क्या आ रहा है, बेसिकली आपका 5 आ रहा है। अब ये जो 5 आया है वो कैसे आया, जब हमने प्रारंभिक पद में, प्रारंभिक पद क्या था, 3 था, जब हमने प्रारंभिक पद में इस श्रेणी के सारवंतर को जोड़ दिए, जब हमने प्रारंभिक पद में इस श्रेणी के सारवंतर को जोड़ दिए तब मुझे 5 प्राप्त हुआ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी समांतर श्रेणी हो उसमें उसका जो प्रथम पद होता है उसमें यदि हम उसके सारवंतर को जोड़ देते हैं तो हमें द्वितीय पद प्राप्त हो जाता है। तो कोई भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, ए ही होगा। अब बात आती है द्वितीय पद क्या होगा, द्वितीय पद क्या होगा, अब भी मैंने बताया कि हमें प्रथम पद में उसके सारवंतर डी को जोड़ देना है। किसी भी समांतर श्रेणी का सारवंतर डी ही तो होगा, प्रथम पद ए ही तो होगा। अब बताओ मुझे 7 कब प्राप्त होगा, इस समांतर श्रेणी का मुझे तीसरा पद जो है 7 कब प्राप्त होगा, जब मैं प्रथम पद क्या है 3 में उसके सारवंतर को तो जोड़ूंगा लेकिन जोड़ने से पहले उसमें 2 का गुणा कर दूंगा, 2 दूनी 4, 4 + 3 7। बात समझ में आ रही, मतलब मुझे तीसरा पद कब प्राप्त होगा, इसके प्रथम पद में मैं क्या जोड़ दूंगा, इसके सारवंतर का दुगुना करके जोड़ दूंगा, तब मुझे तृतीय पद प्राप्त हो जाएगा। तो बात समझ में आई, जब मैं प्रथम पद में क्या जोड़ दूंगा, इसके सारवंतर का दोगुना करके जोड़ दूंगा, तब मुझे बेसिकली तृतीय पद प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हो a + 2 दोगुना और 2 क्या हमारा d तो है। अब बात आती है इस श्रेणी का चतुर्थ पद क्या है आपका 9। अब बताओ मैं 9 कब प्राप्त होगा, जब मैं इसके प्रथम पद में क्या जोड़ दूंगा, इसके प्रथम पद में मैं इसका जो सारवंतर है इसमें 3 का गुणा कर दूंगा, मतलब तिगुना कर दूंगा और जोड़ दूंगा, तब मुझे 3 + 3 दूनी 6, 6 + 3 9, मतलब मुझे चतुर्थ पद कब प्राप्त होगा, जब मैं इसके प्रथम पद में इसके सारवंतर का 3 गुना करके जोड़ दूंगा, तब मुझे क्या प्राप्त होगा, बेसिकली आपका चतुर्थ पद प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बता सकते हो पांचों पद क्या होगा, a + 4d। इसी प्रकार से बता सकते हो पांचों पद क्या होगा, छठवां पद क्या होगा, a + 5d। आप देख सकते हो। आप इस श्रेणी की बात करूं तो प्रथम पद क्या है 3, इस 3 में क्या जोड़ दीजिए, इसके सारवंतर का क्या कर दीजिए, पहले 4 गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 + 3 कितना होता है 11। और यदि मैं बात करूं 1 2 3 4 5 पांचवा पद क्या है आपका 11 ही है। मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, इसी प्रकार से a + 6d, इसी प्रकार से a + 7d, ऐसे क्या होगा बेसिकली चलता जाएगा। और ये कहां तक चलेगा, ये बेसिकली चलेगा nवें पद तक। किस पद तक, nवें पद तक। अब आप मुझे बता सकते हो कि इसका प्रथम पद a है, द्वितीय पद a + d है, तृतीय पद a + 2d है, तो बता सकते हो nवां पद क्या होगा, nवां पद होगा a + n-1d। क्या यही होगा nवां पद? बिल्कुल। आप देख सकते हो जब मैंने द्वितीय पद निकाला तो द्वितीय पद में भी a था, प्रथम पद में भी a था, तृतीय पद में भी a था, हर पद में a तो आ ही रहा है, मतलब a को तो जोड़ना ही है, d भी आ ही रहा है। बस अंतर किस बात का आ रहा है, यदि आपका दूसरा पद है तो उसमें से हम 1 को माइनस कर रहे हैं। 2 - 1 कितना होता है 1 होता है, और 1 × d कितना होता है a + d होता है। हाँ, यदि मैं बात करूं तीसरा पद, तीसरे पद के लिए हम क्या कर रहे हैं, a को तो ले ही रहे प्लस d को भी ले रहे। बस अंतर किस बात का रहा है, हम जब तीसरे पद की बात कर रहे हैं तो 1 को माइनस कर रहे 3 में से, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूं चौथे पद की, तो चौथे पद के लिए हम क्या कर रहे हैं, a को तो ले ही रहे, a को तो ले ही रहे बस, और d को भी ले रहे, बस हम क्या कर रहे हैं, जो 4 में से हम 1 को माइनस कर रहे हैं। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं nवां पद क्या होगा, हमें a तो लेना पड़ेगा,
ए तो लेना पड़ेगा, डी को भी लेना पड़ेगा। जब हम चौथे पद की बात कर रहे थे तो हमने 4 में से 1 को माइनस किया, तब मुझे a+3d मिला, और a+3d क्या आपका चौथा पद है। उसी प्रकार से जब मैं nवें पद की बात करूंगा तो मुझे n में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो बात समझ में आई कि जो आपका nवा पद होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, a+n-1d। कई स्टूडेंट्स को टीचर लोग ये सब रटा देते हैं कि जो आपका nवा पद होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, a+n-1d। केवल और केवल इतना याद कर लो। लेकिन मैंने आपको समझाया है कि जो आपका nवा पद होता है वो a+n-1d ही क्यों होता है, और बेसिकली ये इसे हम an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात an का फॉर्मूला कितना हो गया, a+n-1d, जहां पर an का मतलब होता है nवा पद। और इसे हम क्या कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं। बेसिकली क्या कहते हैं, इसे हम अंतिम पद भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, व्यापक पद भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी के व्यापक पद का सूत्र लिखिए। व्यापक पद का सूत्र तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। व्यापक पद का सूत्र हमने तो पढ़े ही नहीं है, वो ये भूल जाते हैं कि व्यापक पद मतलब क्या होता है, an होता है, और an का फॉर्मूला बेसिकली a+n-1d होता है। मतलब यदि आपको व्यापक पद का फॉर्मूला पूछता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है। और बात समझ में आई कि ये वाला फॉर्मूला हमने किस प्रकार से निकाले, हमने अपने कॉमन सेंस के हिसाब से ही ये वाला फॉर्मूला निकाले। बात समझ में आई कि जो अंतिम पद होता है या व्यापक पद होता है या nवा पद होता है उसका फॉर्मूला a+n-1d क्यों होता है। ओके, तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने सीखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, डेफिनेशन को समझा, इसके एग्जांपल देखे, सार्वंत्र क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, इसका व्यापक रूप हमने कॉमन सेंस से निकालना सीखे। और उसके बाद हमने सीखा कि व्यापक पद जिसे अंतिम पद भी कहते हैं, जिसे nवा पद भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है और इसे किस प्रकार से समझा जाता है।